प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जुबीय विश्वविद्यालय मुख्य परिसर व संबंधित महाविद्यालयों में संचालित इंग्लिश लैंग्वेज स्किल एंड कम्युनिकेशन, जो कि बहुविकल्पी प्रश्न पत्र है बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए चतुर्थ सेमेस्टर के लिए। ये दूसरा मैराथन क्लास है। इसके पहले एक मैराथन क्लास हमने करा दिया है। चलिए सीधे प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन का उदाहरण कौन सा है? तो इंट्रापर्सनल यानी कि अंतः व्यक्तिगत संचार, यानी कि जो स्वयं से बात हो। ठीक है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वह है सेल्फ रिफ्लेक्शन और मेडिटेशन। ठीक है, यानी कि आत्मचिंतन या ध्यान। अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का विशेषता क्या है? तो अशाब्दिक संचार जिसको कहते हैं। ठीक है, तो इसमें बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर एंड फेशियल एक्सप्रेशंस, यानी कि शारीरिक भाषा, इशारा और चेहरे का भाव का प्रयोग होता है किसमें? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। अगला प्रश्न है, साइकोलॉजिकल बैरियर्स टू कम्युनिकेशन आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। संचार में मनोवैज्ञानिक बाधाएं निम्नलिखित में से किससे से संबंधित है? तो वह संबंधित है भावनात्मक स्थिति, पूर्वाग्रह और ध्यान की कमी, यानी कि इमोशनल स्टेट। ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इन अ ग्रुप डिस्कशन व्हाट इज प्राइमरली बीइंग एवेल्युएटेड। एक समूह चर्चा में प्राथमिक रूप से किसका मूल्यांकन किया जाता है? तो समूह चर्चा जब होती है तो उसमें आपका टीम वर्क होता है और सुनने का कौशल होता है और तार्किक क्षमता होनी चाहिए, यानी कि टीम वर्क, लिसनिंग स्किल्स, आपके अंदर सुनने की क्षमता होनी चाहिए। ये नहीं है कि अगला व्यक्ति कुछ कह रहा है तो उसको अनसुना नहीं कर देना चाहिए। ये है ग्रुप डिस्कशन का मुख्य मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, मोनोलॉग रिफर्स टू। मोनोलॉग क्या है, यानी मोनोलॉग का तात्पर्य क्या है? तो मोनोलॉग का तात्पर्य है कि ए लॉन्ग स्पीच बाई वन एक्टर आर पर्सन। एक व्यक्ति के द्वारा लंबा जो भाषण दिया जाता है, वो चाहे नेता के द्वारा दिया जाए, चाहे कोई अभिनेता के द्वारा दिया जाए, वो है मोनोलॉग। इसका डिटेल अगर आपको पढ़ना है तो पूरा हमने प्लेलिस्ट बना रखा है। प्लेलिस्ट में पढ़ेंगे तो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 घंटे का समय लगेगा और पूरा प्लेलिस्ट आप ख़त्म कर देंगे। और 3 घंटे में अगर पूरा प्लेलिस्ट ख़त्म कर देंगे तो निश्चित रूप से आप 75 में से निश्चित रूप से आप 70 प्लस नंबर लेके आएंगे, क्योंकि यह प्रश्न पत्र जो आपका है इसमें आप जितना नंबर खींच लेंगे इसके नंबर आपके परीक्षा परिणाम में ऐड होते हैं, जुड़ते हैं। तो आप अपना परसेंट सुधार सकते हैं अगर आपका कोई पीछे प्रश्न पत्र खराब गया हो, या फिर अधिक से अधिक अंक अर्जित कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। तो पूरा प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको लिंक नहीं मिल रहा है तो आप टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ आपको पूरी प्लेलिस्ट भेजी गई है। अगला प्रश्न है, व्हाट डज क्लोज रीडिंग मीन। तो गहन पाठन क्लोज रीडिंग कहते हैं। उसका तात्पर्य क्या है? यानी कि आप गहराई से अध्ययन करें, यानी कि अगर आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं तो यही है क्लोज रीडिंग, यानी कि गहरे अर्थों और संरचनाओं का विश्लेषण करने के लिए पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। रीडिंग अ टेक्स्ट केयरफुली टू एनालाइज इट्स डीपर मीनिंग एंड स्ट्रक्चर्स, यानी कि आप इसमें पूरा सही से ध्यान से पढ़ रहे हैं। अगर हम यहाँ कहीं कभी कभी हो जाता है कि त्रुटियां हो जाती हैं 1-2 प्रश्न में, कभी हमको बताना रहता है कि हाँ ये वाला ऑप्शन सही है और दूसरा ऑप्शन बता देते हैं जल्दबाजी में कभी। तो क्या होता है, तो अगर आप कमेंट बॉक्स में बताते हैं कि हाँ सर ये वाला प्रश्न आपने संभवतः गलत बताया है या इसका ये वाला ऑप्शन सही होगा, तो इसका मतलब है कि आप क्लोज रीडिंग कर रहे हैं, बहुत ध्यानपूर्वक इसका गहराई से अध्ययन कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर अ गुड प्रेस्टिक्स राइटिंग। एक अच्छे संक्षिप्त लेखन के लिए निम्नलिखित में से क्या होना चाहिए? तो संक्षिप्त लेखन आप अगर पढ़े होंगे, प्रिस्क्रिप्ट राइटिंग आपको पढ़ाया है, उसमें 1/3 जो मूल गद्यांश है उसका 1/3 होना चाहिए। ओरिजिनल टेक्स्ट लेंथ 1/3 होना चाहिए। ठीक है, यहीं से आपको पकड़ में आ जाना चाहिए। और वह क्लियर होना चाहिए, कंसिस्टिव होना चाहिए और आइडियली होना चाहिए, यानी कि स्पष्ट होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए और आदर्श रूप से मूल पाठ का 1/3 होना चाहिए। ठीक है, अगर इसमें ऑप्शन आपको एक और मिल जाएगा, इट शुड कंटेन पर्सनल ओपिनियन। इसमें आपको पर्सनल कुछ नहीं डालना होता है। ठीक है, जो उसमें कहा गया है सेम उसका 1/3 लिख दिया जाता है लगभग।
अब कोई एग्जैक्ट 1/3 नहीं लिखा जाएगा, लेकिन आधिकारिक रूप से 1/3 माना जाता है। एक आधिकारिक पत्र लेखन, ठीक है, लेटर राइटिंग लिखा हुआ है। व्हाट इज़ द करेक्ट फॉर्मेट फॉर राइटिंग द डेट इन द ऑफिशियल लेटर। ऑफिशियल लेटर में जो डेट लिखी जाती है वह लिखी जाती है इस तरीके से, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। नहीं, आपका ये ऑफिशियल जो लिखा जाता है वो विकल्प नंबर 1 लिखा जाता है, ठीक है। कहीं कहीं आपको ये वाला भी मिल जाएगा और कहीं कहीं ये वाला भी मिल जाएगा। तो ऑप्शन अगर आ जाएगा तो ज़्यादा जो बेहतर है वह ये वाला ज़्यादा बेहतर है, ठीक है, इसके अपेक्षा, क्योंकि इसमें मंथ क्लियर रहता है, मंथ अलग से लिखा रहता है, तो इसमें डाउट की संभावना नहीं रहती। अगला प्रश्न है, विच ट्रांसलेटिंग फ्रॉम एन इंडियन लैंग्वेज टू इंग्लिश व्हाट शुड बी प्रायोरिटीज। यानी कि भारतीय भाषा से अंग्रेजी में अनुवाद करते समय किसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तो वाक्य के संदर्भ और मूल अर्थ को बनाए रखने के लिए, यानी मेंटेनिंग द कंटेक्स्ट एंड ओरिजिनल मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ नोटिस राइटिंग। जो नोटिस राइटिंग है यानी कि सूचना लेखन, उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो उसका प्राथमिक उद्देश्य है टू इन्फॉर्म ए स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल अबाउट एन इवेंट और अनाउंसमेंट। किसी विशिष्ट समूह के किसी कार्यक्रम या घोषणा की सूचना। अगला प्रश्न है ग्रामर से, जो कि आपको काफ़ी इसमें प्रश्न देखने को मिलेगा। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड सी वॉक्ड स्लोली इनटू द रूम। तो ये जो स्लोली लिखा है वह कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। तो इसमें आपका स्लोली जो है वह क्या है, वह एडवर्ब है, वह क्या है, एडवर्ब है, ठीक है। अगला प्रश्न, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। द चीफ प्रिपेयर्स ए डेलिकस मील्स। चेफ, सेफ है, सेफ, ठीक है, गलती से। तो इसका जो पैसिव होगा वह आपका क्या हो जाएगा। तो आपका जो पैसिव हो जाएगा ए डेलिकस मील पहले आ जाएगा। और यह कौन सा टेंस है, यह टेंस है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में इज एम आर लग जाएगा, तो इज लग जाएगा, उसके बाद थर्ड फॉर्म लग जाएगा, ठीक है, और ये चीज़ें बाई लगाकर पीछे आ जाएगी। तो आपका विकल्प नंबर बी सही हो जाए। चेंज द फॉलोइंग टू इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड आई एम रीडिंग अ नावल, ठीक। तो इसका जो ऑप्शन आपका हो जाएगा आई एम रीडिंग, तो ही सेड दैट, टोल्ड नहीं लगेगा, सेड के बाद अगर टू रहता है तब टोल्ड हो जाता है। तो ही सेड दैट, आई को ही से बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। और आई एम प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा नरेशन में। तो वाज रीडिंग अ नावल, नाउ का देन हो जाएगा, विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, फाइंड द करेक्ट सिंथेसिस ऑफ दीज टू सेंटेंसेज। ही टायर्ड, ही फेल अस्लीप इमीडिएटली। संश्लेषण इसका खोजना है, जो सही संश्लेषण होगा वह आपका विकल्प नंबर 1 हो जाएगा। बीइंग टायर्ड, ही फेल अस्लीप इमीडिएटली, आपका विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग असर्टिव सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव। असर्टिव से आपको प्रश्नवाचक बनाना है, साधारण से प्रश्नवाचक बनाना है। तो इसमें कौन सा आपका सही हो जाएगा, वह जो सही हो जाएगा वह सही है आपका ये वाला, कैन एनीवन, ये विकल्प नंबर ए सही है, ठीक है। अगला प्रश्न है, स्पॉट द एरर इन द सेंटेंस। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैव कंप्लीटेड दियर असाइनमेंट। तो इसमें जो एरर है वह क्या है। तो एरर है वह आपका है हैव कंप्लीटेड में एरर है, ठीक है, यानी विकल्प नंबर आपका सी जो है उसमें एरर है। कहाँ एरर है, ईच क्या है, वह सिंगुलर प्रोनाउन है, क्या है, सिंगुलर प्रोनाउन है, ठीक है। इट्स टेक सिंगुलर वर्ब, या सिंगुलर वर्ब लेगा, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, हैव के स्थान पे हैज होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, हैज होना चाहिए था। अगला प्रश्न है, विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड द कैमल इज द शिप ऑफ द डिजर्ट। यानी कि कौन सा अलंकार है आपका। तो इसमें अलंकार है वह है मेटाफर का, क्या है, मेटाफर। आगे बढ़ते हैं, इंटरमीडिएट में आपने इसको सब पढ़ा होगा, सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन,
ठीक है, हाइपरबोल। अगला प्रश्न है व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ द वर्ड एबेंडन। एबेंडन शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो एबेंडन का जो पर्यायवाची है वह है फॉरसेक। क्या है? फॉरसेक। अगला प्रश्न है व्हाट इज़ द एंटानम ऑफ बेनेवलेंट। ठीक है, बेनेवलेंट का विलोम क्या होगा? तो इसका विलोम होगा मालओलेंट। ठीक है, विकल्प नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है गिवन वन सब्स्टिट्यूशन फॉर अ पर्सन हु लुक्स एट ब्राइटर साइड ऑफ थिंग्स। तो एक शब्द में उत्तर देना है। वह व्यक्ति जो चीज़ों को उज्जवल पक्ष को देखता है तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ऑप्टिमिस्ट। उसको क्या कहते हैं? ऑप्टिमिस्ट। विकल्प नंबर 20 हो जाएगा। अगला प्रश्न है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द आइडियम्स बर्न द मिडनाइट ऑयल। तो इसका जो अर्थ होगा वह अर्थ है टू वर्क आर स्टडी लेट इनटू द नाइट। विकल्प नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। सी प्रोफिशिएंट। ठीक है, सी इज प्रोफिशिएंट खाली स्थान इंग्लिश कम्युनिकेशन। तो इसका जो सही स्थान हो जाएगा वह हो जाएगा प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश। आपका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। सही वाक्य पहचानिए। तो सही वाक्य इसमें है इफ़ इट रेन्स ही विल कैंसिल द मैच। आगे बढ़ते हैं, बहुत डिटेल में पढ़ना है तो डिटेल में पूरा हमने पढ़ाया हुआ है, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाएंगे तो पढ़ लेंगे तो आपको डिटेल में मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर बहुत शॉर्ट में पूरे 75 प्रश्न, ताकि आपको समझ में आ सके कहाँ कहाँ से कैसे कैसे प्रश्न आ सकते हैं आपकी परीक्षा में। और डिटेल में पढ़ना है तो पूरा प्लेलिस्ट आपको पढ़ना पड़ेगा पहले। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच डेथ लाइज हिज आईसी हैंड्स ऑन किंग्स। तो इसमें जो है वह अलंकार पहचानना है। तो इसमें अलंकार हो जाएगा वह पर्सोनिफिकेशन का, यानी कि मानवीकरण का। अगला प्रश्न है चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। तो जो करेक्ट स्पेलिंग होगी वह है COMMITTEE। इसको याद रख लीजिएगा। ये कमेटी की स्पेलिंग बहुत जगह पूछता है और बहुत अधिकांश छात्र जो है उसको गलत कर देते हैं। तो कमेटी की स्पेलिंग ये होगी। ठीक है, तो इसको पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। MMTTEE। What is the one word substitution for a remedy for all disease। सभी बीमारियों का जो एक इलाज है वह क्या है? वह आपका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं आइडेंटिफाई द सेंटेंस विथ करेक्ट पंचुएशन। तो करेक्ट पंचुएशन के साथ, सही विराम के साथ, तो आपका इसमें अलास जानते ही हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ठीक है, तो आपको विस्मय बोधक एक्सक्लेमेटरी का चिन्ह लग जाएगा। आगे बढ़ते हैं चेंज द फॉलोइंग इनटू अ सिंपल सेंटेंस। ही रैन फास्ट सो दैट ही कुड कैच द ट्रेन। तो इसमें जो आपका उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा विकल्प नंबर 1 ही रैन फास्ट टू कैच द ट्रेन। अगला प्रश्न है व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ द वर्ड ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का विलोम क्या होगा? तो ट्रांसपेरेंट का विलोम हो जाएगा OPQ। ठीक है, आपका विकल्प नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट। रिक्त स्थान प्रेजेंट इन द क्लास यस्टरडे। तो ना ही टीचर ना ही स्टूडेंट, तो इसमें आपका विकल्प नंबर B सही हो जाएगा, वर। ठीक है, अगला प्रश्न है स्पॉट द एरर द सेंसरी ऑफ कश्मीर आर वेरी ब्यूटीफुल। तो इसमें जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वह आर वेरी जो है वहाँ पर गलत है। ठीक है, यहाँ पर सिंगुलर वर्ब रहेगा, यानी कि इज रहेगा। ठीक, विकल्प नंबर आपका सी में। अगला प्रश्न है चूज़ द करेक्ट आइडम्स मीनिंग फॉर एट 11th आवर। एट द 11th आवर मुहावरे का जो सही अर्थ है वह सही अर्थ है बिल्कुल अंतिम क्षण में।
बिल्कुल अंतिम क्षण में, एट द वेरी लास्ट मोमेंट। आगे प्रश्न है प्रश्न नंबर 33, चूज द करेक्ट एक्टिवाइज द डायनेमिक लैंडस्केप वाज अल्टर्ड बाय द लैंडस्लाइड। तो इसमें जो आपका विकल्प हो जाएगा वह विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द परफेक्ट्स। परफेक्ट्स आपको जोड़ना है वर्ड लाइक माल प्रैक्टिस, माल न्यूट्रिशन, ठीक है। तो इसमें आपका जो विकल्प हो जाएगा वह हो जाएगा बैड और पुअर, परफेक्ट जब इसके में लग जाता है। अगला प्रश्न है कंप्लीट द सेंटेंस ही इज, तो इसमें जो आपका हॉनरेबल लिखा है, ठीक है, उच्चारण इसका किससे है, ऑनरेबल आ से है, और भले ही यहाँ पर एच है तो आपका एन लग जाएगा, क्योंकि उच्चारण अगर स्वर से होता है तो एन लग जाता है। आगे प्रश्न है व्हाट मेन क्राइसिस ऑफ मॉडर्न सोसाइटी डज राधाकृष्णन हाईलाइट इन वुमेन एजुकेशन। वुमेन्स एजुकेशन एस राधाकृष्णन, उसके बारे में हमने डिटेल से पढ़ाया है। एस राधाकृष्णन विमेन एजुकेशन में आधुनिक समाज के किस मुख्य संकट को रेखांकित कर रहे हैं अपनी इस एसे में। तो वह रेखांकित कर रहे हैं लूज ऑफ मॉरल वैल्यूज एंड पर्पस इन एजुकेशन, शिक्षा में नैतिक मूल्यों और उद्देश्यों की कमी। अगला प्रश्न है अकॉर्डिंग टू राधाकृष्णन व्हाट इज द ट्रू हॉलमार्क ऑफ अ कल्चर्ड माइंड। एक सुसंस्कृत दिमाग की सच्ची पहचान क्या है। तो सच्ची पहचान यह है कि सिंगल माइंडेड डेडिकेशन ऑफ ट्रुथ एंड आ डिसिप्लिन्ड इंटेलेक्ट। अगला प्रश्न है विच एशियंट इंडियन टेक्स्ट डज एस राधाकृष्णन रेफरेंस टू सो दैट वुमेन ट्रेडिशनली हैड द राइट टू स्टडी द वेद। एस राधाकृष्णन महिलाओं के पारंपरिक वेद अध्ययन और अधिकार को दर्शाने के लिए किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ का संदर्भ देते हैं। तो वह संदर्भ देते हैं मनुस्मृति का। विकल्प नंबर आपका सही हो जाएगा, वह है नहीं, इसमें मनुस्मृति नहीं होगा, इसमें होगा पुराण, ठीक है, पुराण का रेफरेंस देते हैं। विकल्प नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज द स्पेसिफिक क्वालिटी दैट डिफाइंस वुमेनहुड एसेंशियली। लेखक के अनुसार वह कौन सा विशिष्ट गुण है जो अनिवार्य रूप से स्त्रीत्व को परिभाषित करता है। तो वह है कंपेशन एंड कैपेसिटी ऑफ सेक्रीफाइस, यानी कि दया, ठीक है, करुणा और दया। अगला प्रश्न है इफ़ यू एजुकेटेड अ मैन यू एजुकेट an individual, but if you educate a woman, who does the underlying philosophy of Radhakrishnan complete this vision। यदि आप एक पुरुष को शिक्षित करते हैं तो आप एक व्यक्ति को शिक्षित करते हैं, लेकिन यदि आप एक महिला को शिक्षित करते हैं तो इस दर्शन को आप कैसे पूरित करेंगे। तो आप अगर एक महिला को शिक्षित कर रहे हैं तो आप पूरे क्या कर रहे हैं, पूरे परिवार या पूरे राष्ट्र को, यू एजुकेटेड एन एंटायर फैमिली और नेशन। अगला प्रश्न है व्हाट वार्निंग डज राधाकृष्णन गिवन रिगार्डिंग द इनिमेशन ऑफ वेस्टर्न मॉडल्स ऑफ एजुकेशन। राधाकृष्णन शिक्षा के पश्चिमी मॉडल की नकल करने के संबंध में क्या चेतावनी देते हैं। वह चेतावनी देते हैं कि यह जो भारतीय संस्कृति की जड़ है और आध्यात्मिक पृष्ठभूमि है उसको क्या कर देगा, उसको मिटा देगा। तो आपका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है राधाकृष्णन एम्फेसिस द एजुकेशन दैट एजुकेशन मस्ट गिवन स्टूडेंट नॉट जस्ट स्किल्स बट आल्सो आ। राधाकृष्णन इस बात पर जोर देते हैं कि शिक्षा छात्रों को न केवल कौशल बल्कि क्या प्रदान करे, जीवन में दिशा और उद्देश्य की भावना भी प्रदान करे, सेंस द डायरेक्शन एंड पर्पस इन लाइफ।
अगला शॉर्ट स्टोरी से प्रश्न है कुछ, जो कि अंडर द बनियान ट्री बाई आर.के. नारायणन की है, जिसमें आपने अंडर द बनियान ट्री के बारे में पढ़ा। अगर नहीं पढ़ा है तो चैनल के प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें हमने पूरा डिटेल से पढ़ा है, उसके कई MCQ करवाए हैं। तो आप इन जो 4 पुस्तकों का आपको अध्ययन करना है इस पाठ्यक्रम में, चारों पुस्तकों के बारे में डिटेल से पढ़ा है। अगर आप पढ़ लेंगे तो निश्चित रूप से इन चारों पुस्तकों से जितने भी प्रश्न आएंगे, एक भी प्रश्न आपको बाहर जाते हुए नहीं मिलेंगे, सभी प्रश्न मिल जाएंगे। क्योंकि 4 पुस्तक हैं तो 4 पुस्तकों से आपको कम से कम 10 प्रश्न तो निश्चित रूप से देखने को मिलेंगे। तो प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ सेंट्रल पैरागोनिस्ट एंड स्टोरी टेलर इज इन अंडर द बनियान ट्री। तो बनियान ट्री में जो आपका मुख्य कहानीकार है या मुख्य पात्र है वह कौन है? वह है नंबी। वह कौन है? नंबी है। ठीक है, आपका विकल्प नंबर बी, बनियान द अंडर द बनियान ट्री में। अगला प्रश्न है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सिक्युलेटेड स्मॉल विलेज वेयर द स्टोरी इज सेट। यह कहानी जहाँ बनाई गई है, यानी कि जहाँ आधारित है, उस गांव का क्या नाम है? तो उस गांव का नाम है सोमल नाम है। क्या नाम है? सोमल नाम है। ठीक है, अगला प्रश्न है व्हाट डज नंबी लिव इन द विलेज वेयर। ठीक है, वेयर डज नंबी लिव इन द विलेज। तो नंबी गांव में कहाँ रहता है? तो नंबी गांव में बरगद के पेड़ के नीचे रहता है। इन द फ्रंट पोर्च ऑफ शक्ति टेम्पल अंडर द बनियान ट्री। जो मंदिर है उसके सामने बरामदे में बरगद का पेड़ है, उसके सामने, तो वहीं बरामदे में रहता है और बरगद के पेड़ के नीचे। ठीक, अगला प्रश्न है हाउ डज द विलेजर्स नोन दैट नंबी इज अबाउट टू टेल अ न्यू स्टोरी। ग्रामीणों को कैसे पता चलता था कि आज नंबी जो है वह कहानी सुनाने वाला है? तो वह बरगद के पेड़ के पास एक छोटा सा मिट्टी का दीपक जलाता है। तो ही लाइट्स अ स्मॉल क्ले लैम्प एट द ट्रंक ऑफ द बनियान ट्री। विकल्प नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है व्हाट ट्रेजिक चेंज हैपेंस टू नंबी ड्यूरिंग हिज फाइनल स्टोरी टेलिंग अटेम्प्ट। नंबी जो अंतिम कहानी अपना सुनाता है उसको प्रयास करने के दौरान उसमें क्या दुख का बदलाव आता है? तो वह बदलाव आता है तो ही लूजेज हिज वॉइस एंड फॉल्स टू रिमेंबर द प्लॉट एक्सप्रेसिंग ए क्रिएटिव ब्लॉक। अगला प्रश्न है व्हाट डज नंबी टू डू डिमोन्स्ट्रेट हिज अल्टीमेट साइलेंस एट द एंड ऑफ स्टोरी। कहानी के अंत में पूर्ण शांति प्रदर्शित करने के लिए नंबी क्या करता है? तो नंबी क्या करता है? नंबी ग्रामीणों को आखिरी बार यह बताने के लिए इकट्ठा करता है कि उसकी देवी माँ ने उसकी वाणी छीन ली है, ये बताता है। तो आपका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अंडर द बनियान ट्री एक्सप्लोर्स विच मेजर थेमेटिक कॉन्फ्लिक्ट। अंडर द बनियान ट्री किस प्रमुख विषयगत संघर्ष का अन्वेषण करती है? तो वह अन्वेषण जो करती है वह मौखिक परंपरा का लुप्त होना और बुढ़ापे और क्षय की अनिवार्यता, यानी कि बुढ़ापा एक न एक दिन जरूर आएगा और साथ ही साथ मौखिक परंपरा लुप्त हो रही इसके बारे में इस कहानी का जो मुख्य विषयगत संघर्ष अन्वेषण है वह है। अगला ड्रामा से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे वेयर देयर इज अ विल, जो महेश दत्तानी द्वारा रचित की गई है। हु इज़ द ऑथरट्रियन पैट्रियच विच घोस्ट हावर्स ओवर द फैमिली इन वेयर देयर इज अ वेल। जो सत्यवादी मुखिया है वह भूत जो बाद में बन जाता है, तो वह कौन है? तो वह है हसमुख मेहता। ठीक है, जो कि इस ड्रामा का मुख्य इसमें किरदार अदा कर रहा है। कौन? हसमुख मेहता। इसके बारे में हमने पढ़ाया हुआ है, प्लेलिस्ट चैनल पर बनी हुई है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो निश्चित रूप से आपको देखना चाहिए। व्हाट इज़ द सेंट्रल मोटिव बिहाइंड हसमुख मेहता क्रिएटिंग अ कॉम्प्लेक्स लीगल ट्रस्ट इन हिज विल।
जो हसमुख मेहता है वह अपनी वसीयत में एक जटिल कानून ट्रस्ट बनाता है, जिसके पीछे क्या उद्देश्य क्या रहता है। उसका उद्देश्य रहता है कि वह मृत्यु के बाद भी परिवार के सदस्यों को नियंत्रित कर सके और अपने जो पैसा कमाया हुआ है उसका मिसयूज ना हो पाए। ठीक, तो विकल्प नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हु इज़ द किरण झावेरी इन महेश दत्तानीज प्ले। किरण झावेरी क्या है? तो किरण झावेरी वह क्या रहती है? वह हसमुख मेहता की मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव रहती है, मार्केटिंग कार्यकारी रहती है, और साथ ही साथ वह क्या रहती है? उसकी मिस्ट्रेस रहती है। ठीक है, हु इज अपॉइंटेड ट्रस्टी, उसको ट्रस्टी के रूप में अपॉइंट करता है ना, पढ़ा होगा आपने। हाउ डज हसमुख मेहता डाई अनएक्सपेक्टेडली इन द प्ले। जो हसमुख मेहता है उसकी अचानक मृत्यु कैसे हो जाती है? तो उसका अचानक मृत्यु हो जाती है, ही सफर्स अ सडन फेल्ट हार्ट अटैक, उसको हार्ट अटैक आ जाता है। वाट डार्क सीक्रेट अबाउट नितिन्स, हसमुख मेहता का जो पुत्र है वह उसके जीवन में कौन सा गहरा रहस्य उजागर होता है जैसे जैसे आगे नाटक बढ़ता है? तो वह अपने पिता के प्रति उसका गहरा आक्रोश और प्रीति के साथ व्यवहारिक जो है वह असंतोष उसके पिता में होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 20 है हो जाएगा इसमें भी। अगला प्रश्न है, व्हाट डायनेमिक शिफ्ट हैपेंस बिटवीन सोनल, जो कि हसमुख की वाइफ है, एंड किरण झावेरी आफ्टर हसमुख डेथ। हसमुख की मृत्यु के बाद जो सोनल है हसमुख की पत्नी और किरण झावेरी के बीच क्या गतिशील बदलाव आते हैं? तो वह बदलाव आता है कि प्रतिद्वंद्विता पे लड़ने की बजाय वह घर चलाने के लिए आपसी समझ साझा करते हुए एक साथ जुड़ जाते हैं। विकल्प नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्हाट डज द विल सिम्बॉलिज इन महेश दत्तानी प्ले। महेश दत्तानी के नाटक में वसीयत किसका प्रतीक है? तो वसीयत प्रतीक है किसका? आपका जो ऑप्शन हो जाएगा विकल्प नंबर बी। ठीक है, पितृसत्ता, हेरफेर और पूर्ण नियंत्रण का। अगला जो नावेल है आपका वह है ही हु राइड्स अ टाइगर बाई भावनी भट्टाचार्य का है। ये यहाँ से भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। व्हाट हिस्टोरिकल साइको इकोनॉमिक कैटेस्फर फ्रॉम द बैकग्राउंड ऑफ भावनी भट्टाचार्य नावल्स ही हु राइड्स अ टाइगर। तो इसकी पृष्ठभूमि क्या है जो यह नावेल है? तो इसकी पृष्ठभूमि पश्चिम बंगाल, जो कि बंगाल के नाम से तब जाना जाता था, 1943 में भीषण अकाल पड़ा था, उस पर ही यह नावल आधारित है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सेंट्रल प्रोटागोनिस्ट हु इज अ हम्बल ब्लैक स्मिथ बाई प्रोफेशन। मुख्य पात्र का क्या नाम है जो पेशे से एक साधारण लोहार है? तो वह मुख्य पात्र कौन है? वह है कालो। ठीक है, अगला प्रश्न है, व्हाट फेक आइडेंटिफाई डज द कालो अस्यूम टू सीक रिवेंज अगेंस्ट द अपर कास्ट इलीट। ठीक, तो इसमें है कि वह उच्च जात से जो बदला लेना है, तो वह कालो कौन सा नकली पहचान बनाता है? तो वह क्या बन जाता है? मंगल अधिकारी बन जाता है, जो कि क्या है? एक ब्राह्मण पुजारी बन जाता है। अगला प्रश्न है, वाई इज कालो सेंट टू जेल अर्ली इन द नावेल। तो जेल में कालो को शुरू में क्यों भेजा जाता है? क्योंकि वह जब कलकत्ता जा रहा होता है तो वह क्या चुरा लेता है? फर्स्ट क्लास से केला चुराता है रेल डिब्बे में। ठीक है, अगला प्रश्न है, व्हाट मार्शल डज कालो इंजीनियर टू एस्टेब्लिश हिज फेक टेम्पल इन कलकत्ता। कलकत्ता में वह नकली मंदिर को स्थापित करने के लिए कालो किस चमत्कार की योजना बनाता है? तो वह जो चना होता है उसको गाड़ देता है, वह ऊपर उभर जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ कालोज विलव्ड डाटर होम द डिस्परेटली प्रोटेक्ट्स फ्रॉम प्रोसिक्यूशन।
कालो की प्यारी बेटी का क्या नाम है जिसे वह वेश्यावृत्ति से बचाने के लिए बेताब रहता है? तो उसकी जो बेटी का नाम है वह है लेखा। विकल्प नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द मेटाफोरिकल फ्रेज ही हु राइड्स अ टाइगर? इस मुहावरे का क्या अर्थ है, ही हु राइड्स अ टाइगर? इसका अर्थ है कि जब आप एक बार खतरनाक धोखाधड़ी या झूठ देना शुरू करते हैं तो उससे नष्ट हुए बिना बाहर निकलना क्या हो जाता है, असंभव हो जाता है। जब आप झूठ बोलना शुरू कर देते हैं तो आपको बाहर निकलना असंभव हो जाता है। ही डज द नावेल कंक्लूड रीडिंग द कालो सीक्रेट आइडेंटिटी? कालो की गुप्त पहचान के संबंध में उपन्यास का निष्कर्ष कैसे निकलता है? तो उसका निष्कर्ष निकलता है कि वह एक सार्वजनिक रूप से निम्न जाति की पहचान को अपने क्या करता है, स्वीकार करता है कि वह लो कास्ट का है, और उसके बाद उच्च जातियों के पाखंड को उजागर करता है और स्वतंत्र होकर चल देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रश्न और मिक्सअप करके बनाए गए हैं। इन कम्युनिकेशन फीडबैक इज सर्कुलर बिकॉज फीडबैक जो है संचार में वह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पुष्टि करता है कि प्राप्तकर्ता द्वारा संदेश को सही ढंग से समझा गया है या नहीं, यानी फीडबैक। ठीक, अगला प्रश्न है, नोटिस राइटिंग इज ऑलवेज इनक्लोज्ड विद इन अ? सूचना लेखन हमेशा किसके भीतर बंद किया जाता है? एक बॉक्स के अंदर बंद किया जाता है। विकल्प नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला है, चेंज इनटू द पैसिव वॉइस, समवन स्टोल माई वॉलेट। तो इसका जो पैसिव हो जाएगा समवन का, वह हो जाएगा माई वॉलेट वाज स्टोलन, मेरा पर्स कोई चुरा लिया। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स फॉर मेटिकुलियस। तो इसका जो पर्यायवाची सही हो जाएगा वह हो जाएगा आपका विकल्प नंबर बी, एक्सट्रीमली केयरफुल एंड प्रेसिक्स। अगला प्रश्न है, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच द विंड विस्पर्ड सीक्रेट्स टू नाइट। तो इसका जो हो जाएगा वह आपका विकल्प नंबर बी हो जाएगा, पर्सोनिफिकेशन। अगला प्रश्न है, इन वेयर देयर इज विल व्हाट डज सोनल स्पेंड मोस्ट ऑफ हर टाइम डूइंग? जो सोनल है वह अपना ज़्यादातर समय किस में व्यतीत करती है? तो वह किस में व्यतीत करती है? आपका टेलीविज़न देखना और घरेलू उपचारों और गुरुओं से परामर्श लेना। अगला प्रश्न है, आर के नारायण स्टोरी टेलर नंबी कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एन आर्चीटाइप ऑफ? आर के नारायण के कहानीकार नंबी को किसका एक आदर्श उदाहरण कहा जा सकता है? तो उदाहरण कहा जा सकता है इंडियंस रिच टाइमलेस हेरिटेज ऑफ ओरल फ्लोरॉक। अगला प्रश्न है, व्हाट डज बाबनी भट्टाचार्य हैवली क्रिटिसाइज थ्रू कालोज स्टोरी? तो बाबनी भट्टाचार्य का जो कालो की कहानी है किसकी भारी आलोचना करता है? तो वह आलोचना करता है रिलीजियस एक्सपोजन करप्ट। ठीक है, आपका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ ग्रामेटिकली टर्म सिंथेसिस? सिंथेसिस यानी कि संश्लेषण जिसको कहते हैं, इसका विलोम क्या होगा? तो इसका विलोम आपका एनालिसिस हो जाएगा। संश्लेषण का विलोम क्या हो जाएगा? विश्लेषण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एस राधा कृष्णन सर्व्ड एज द? राधा कृष्णन भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? तो वह राष्ट्रपति दूसरे पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद,
और दूसरे एस राधाकृष्णन। एस राधाकृष्णन पहले उपराष्ट्रपति थे, वाइस प्रेसिडेंट पहले थे और राष्ट्रपति दूसरे थे। और अंतिम प्रश्न है आपका BA BSc BCom BBA BCA चतुर्थ सेमेस्टर का बहुविकल्पी व अनिवार्य प्रश्न पत्र है इंग्लिश लैंग्वेज स्किल का, जो कि रज्जू भैया विश्वविद्यालय का कल आपका बहुविकल्पी पेपर है। आगे किस टॉपिक पे अलग से आपको, अगर ग्रामर पर अलग से MCQ चाहिए तो कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि आपको ग्रामर पर एक अलग से 50-60 प्रश्नों का वीडियो कर दें, ताकि आप सिंपल जो ग्रामर के रूल वगैरह हैं, टेंस वगैरह है, उसको समझ लें। विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर्स इन्वॉल्व्स टेक्निकल jargon आर डिफ़िकल्टी ओकायब। किस प्रकार की संचार बाधा में तकनीकी शब्द जाल या कठिन शब्दावली में शामिल होती है, तो वह होता है शब्दार्थ संबंधी या भाषाई बाधा। ठीक है, यह पूरा प्रश्न पत्र है जो कि रज्जू भैया विश्वविद्यालय में संचालित है। अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं या व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ जुड़ जाइएगा। जहाँ भी आपको समस्या आ रही है वहाँ हम लाइव सेशन भी लेते हैं, आपसे सीधे बातचीत करते हैं। तो टेलीग्राम से जुड़ना मत भूलिएगा। अगर टेलीग्राम नहीं चलाते हैं तो व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइए, जहाँ आपका मोबाइल नंबर भी हमें भी या आपके कोई भी साथी उसमें जुड़ा हो तो उसको दिखाई नहीं पड़ेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।